आज हम यूक्रेन संकट के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। एक भाग आपको मिल चुका होगा, अब कुछ और बातें सीखें। भाग 2 में हम बताना चाहेंगे कि संकट की मौलिकता क्या है और क्यों खींची हैं तलवारें, कौन सा फांस है, कौन सी बेड़ी है जो इस युद्ध को तोड़ ही नहीं पा रही। हम ये भी चर्चा करेंगे कि रूस, अमेरिका और नाटो का पेंच और जोड़ गांठ या द्वंद्व क्या है। ये भी बताएंगे कि या तो यूक्रेन पिटे हुए मोहरे जैसा हो गया है, साथ साथ यह भी चर्चा होगी कि कहाँ है भारत, क्या है यूक्रेन संकट का वर्तमान, भारत क्या करे, कैसे करे, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। इस सोच की विषय वस्तु को भी हम चर्चा बनाएंगे, साथ साथ हम बताएंगे कि निष्कर्ष क्या हो। अंततः इसी टॉपिक से नेक्स्ट इशू में प्री मेन इंटरव्यू के क्वेश्चन बताएंगे। आइए आज मौलिकता की चर्चा करते हैं। हम अवध क्षेत्र के हैं। अयोध्या आप समझते होंगे, फैजाबाद, सरजू नदी का किनारा। तो बोल बात में बाणी में कुछ अवधि पुट हो तो रहेगा ही रहेगा। आज उसी तरीके से हम पूरा आपको बताते हैं, अपने गांव ले चलते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गांव में हम एक मित्रों में बात चलती रहती थी, इसी में खोजिएगा यूक्रेन का संकट। तो एक मित्र कहता था कि हमरी ओर न रहबे तो हम तुम्हें मारब, ये नाते हमारी ओर रहा। भैया भी कौन बात है कि हम तोहरी ओर न रहा तो तू हमें मर गया। आखिर ऐसा क्यों आप करेंगे? लेकिन आज भी यही है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। विडंबना यही है, विसंगति यही है, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि आज हम प्राचीन मानव से होकर मध्ययुगीन मानव से आधुनिक मानव, आज उत्तर आधुनिक मानव होने का दम्भ तो कहर रहे, लेकिन विकास नहीं हुआ है। कहाँ हुआ विकास? मानसिक तौर पर हम वहीं गांव में ही अटके हुए हैं। बेसिकली आई मीन टू से कि हमारा बौद्धिक धरातल मजबूत नहीं हो। तो विकास कहाँ हुआ? बुद्धि का, विवेक का, समय का, परिस्थिति का, देश का, काल का, परिस्थिति का, सत्ता प्रतिष्ठान का। राजतंत्र से चलते हुए आज हम लोकतंत्र पे पहुंच आए हैं। किस चीज़ का विकास हुआ? जब सोच वही है तो थोड़ा गहरे अपनी गिरेबां झाँक के देखें आप कि अगर आज उत्तर आधुनिक में रहती हुई मानवता, उत्तर आधुनिक युग में रहते हुए लोग भी किसी समस्या का समाधान युद्ध में खोज रहे हों तो सारी मानवता को शर्मसार होनी चाहिए और सिर पकड़ कर के सोचना चाहिए कि कहाँ हुआ विकास, किस चीज़ का विकास हुआ, कहाँ पहुँचे हम कितना दम भरे चाँद पर पहुँचने का। लेकिन एक बचपन में सुनी हुई कविता श्री राम सुंदर सिंह यादव जी, एडवोकेट सुल्तानपुर, जो शायद आप न हो, वो बरबस याद आती है। जहर भाया तुझे लेकिन अमृत पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा आंचल तुझे सीना नहीं आया, भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया। पुतिन कुछ भी कहें, सिपनिंग कुछ भी कहें, विडन कुछ भी कहें, यूरोपीय संघ के सत्ता प्रतिष्ठान या सत्ताधीश कुछ भी कहें, स्वयं भारत कुछ भी कहे, कहीं कुछ विकास हुआ नहीं किसी भी धरातल। वक्त थोड़ा सा बदला है, वो भी आभासी सा, दिखने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी विश्व के समस्त सत्ता प्रतिष्ठानों के शीर्ष बड़े ओहदे वाले लोग, राजदूत हैं, मुख्य सचिव हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आई मीन जो बड़े लोग हैं, इन समस्त बड़े लोगों में से किसी भी एक बड़े लोग को थोड़ा सा आप चिढ़ा दो, हल्का सा, अगर नए आपसे गुत्थम गुत्थ हो जाए तो कहिए फिर कहाँ विकास हुआ, कहाँ ही सहिष्णुता, कहाँ ही धर्मनिरपेक्षता, कहाँ आई जाति से इतर बात, सब तो वही बना हुआ है।
हम आधुनिक मानव का दंभ भर रहे हैं, हम सहिष्णु मानव होने का दंभ भर रहे हैं। वस्तुतः कहीं कुछ परिवर्तन नहीं है। गांव के मित्रों के बीच में कही हुई इसी बात में खोज ली यूक्रेन का संकट कि रूस कहता हमारी ओर रहिए, नाटो कहता हमारी ओर रहिए। किसकी ओर बेचारा रहे? आप हमारी ओर नहीं रहे तो हम आप पे आक्रमण कर देंगे। दोनेत्स्क और लुहांस्क, क्रीमिया हम ले चुके हैं, क्रीव भी ले लेंगे, खार्किव पे भी आक्रमण कर, यूक्रेन ही ले लेंगे, यूक्रेन को मटिया मेट कर देंगे। यह है वर्तमान का यथार्थ। आप जरा सोचो, आज आप देखें कि इसी बातों में यूक्रेन का संकट है, इन्हीं बातों में अमेरिका का फड़फड़ाना है या पश्चिमी देशों का फड़फड़ाना है। अमेरिकी चेतावनी है, चीन की शांति है, भारत की पेशानी पर पड़ते हुए बल हैं, और कुछ उन तटस्थ लोगों की बातें भी हैं जो इस तरीके से मौज मस्ती ले रहे हैं कि युद्ध हमारे यहाँ थोड़े हुआ है, आपदा हमारे यहाँ थोड़े आई है। ध्यान रहे, आपदा की कोई औपचारिकता नहीं होती। यूक्रेन की आंच पड़ोसी देशों में पड़ेगी, व्हाट मोर भारत में भी पड़ेगी। रूस कुछ भी कहे, फर्क तो रूस पे भी पड़ेगा कालांतर में। इस तरीके से पूरा विश्व प्रभावित होगा। तो आप जरा सोचो कि इस आपदा की कोई औपचारिकता नहीं है। आज यूक्रेन अगर संकट में है, इस विचारधारा के वरक्ष कि हमारे में नहीं रहोगे तो हम आपको मारेंगे। साम्राज्यवाद की यह नीति तो चीन द्वारा कल भारत के साथ भी हो सकती है, भारत द्वारा श्रीलंका के साथ भी हो सकती है। अमेरिका, क्यूबा, ऐसे ढेर सारे मसले तो पड़े हुए हैं। वक्त की ज़रूरत है विश्व मानव समाज जो अपने आप को आधुनिक कहता हो, जो अपने आप को निरपेक्ष कहता हो, जो अपने आप को विवेकशील कहता हो, आज वो अपनी भूमिका निभाए और रूस को किसी तरीके से इस दबाव में लाए कि युद्ध किसी समस्या का निदान नहीं है, और पीछे से अमेरिकी और उनके जाट भाइयों को इस तरीके से प्रेरित करे कि आप भी रूस को नकारात्मक शक्ति न दें। बात बनी रहेगी। एक महामारी हम झेल चुके हैं, कोविड, दूसरा संकट सामने है यूक्रेन का। यह संकट भी वैश्विक ही होगा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि इसे विश्व युद्ध के रूप में भी देखें। आज समस्या यह है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन का ये पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे अपने देश के प्रति असंतोष है, उस असंतोष को भड़का करके यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना, यूक्रेन को एक तटस्थ राज्य के रूप में निर्मित होना। ध्यान रहे, इससे पहले भी 2014 में वो क्रीमिया को अपने आगोश में ले चुका है, और यह काम इतनी जल्दी हुआ कि विश्व जनमानस को संवेदना भी व्यक्त करने का वक्त नहीं मिला। आज तो यूक्रेन केवल इस चीज़ के इंतजार में है कि इस असंतोष का लाभ ले। लुहांस्क और दोनेत्स्क को मान्यता दे ही चुका है स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में। कोढ़ में खा ये रही किसी समय यूक्रेन नाटो की ओर जाने की सोचने लगा, और अमेरिकी और उसके जात भाई उसको नाटो की फांस में फांसने लगे। रूस को मौका मिल गया, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध पहले भी हुए हैं दो देशों के बीच में, हो सकता आगे भी हों, लेकिन आज यह युद्ध कहीं न कहीं महाशक्तियों के बीच में है, और इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ेगा विश्व की राजनीति में, विश्व के देशों में। इस नाते जो प्रभु राष्ट्र होने का दावा करने वाले देश हैं, वो जो ही कि वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, भारत हो, आज अपनी भूमिका निभाएं, नहीं तो भविष्य का संकट और गहरा होगा। यह कहने में संकोच न करें। आगे हम चर्चा करेंगे तलवारें क्यों खींची हैं और कहाँ फंसी हुई पेंच। देखें, तलवारें खींचने और संघर्ष की जो पेंच फंसी हुई है वह कुछ घटनाओं में निहित है। यहाँ पे मिन्स्क समझौता आप देख सकते हैं
नवंबर 2013 की घटना देख सकते हैं। ये काफ़ी संघर्ष के लिए पूर्व पीठिका तैयार करते हैं। अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे नवंबर 2013 में यूक्रेन में रूसी समर्थित राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। ये सब लोग स्लाववादी मानसिकता के थे, ये रूस समर्थक थे। तो रूस समर्थक होने के नाते 2013 में इनके विरोध में विद्रोह खड़ा हो गया और उस विद्रोह को समर्थन यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने खूब भरपूर हवा दी। स्थिति यहाँ तक आई कि यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा, भागकर रूस जाना पड़ा। इससे जो है रूस काफ़ी क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होने का प्रतिफल ये हुआ कि वो दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और पूर्वी भाग जो आंदोलन की जड़ हैं, जहाँ पे रूस समर्थक लोग ज़्यादा हैं, उसको रूस ने हवा देना शुरू कर दिया। अब वर्तमान जो संकट है, वर्तमान जो समस्याएं जहाँ से शुरू हुई, रूस को तो एक मौके का इंतजार था कि कुछ ऐसी बातें हों और हम यूक्रेन पर चढ़ाई करें। वस्तुतः पहले बताया जा चुका, रूस चाहता नहीं कि यूक्रेन पश्चिमी पाले में जाए या यूक्रेन एक ऐसी तटस्थ भूमि के रूप में निर्मित हो जिसका उपयोग पश्चिमी देश रूस के विरुद्ध कर सकें। इसलिए रूस चाहता नहीं कि नाटो में यूक्रेन जाए। दीगर बात है, मिन्स्क समझौता इसीलिए हुआ था फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में कि यूक्रेन चाहे तो नाटो की ओर जा सकता है। तो आज जब परिस्थितियां ऐसे कि यूक्रेन नाटो की ओर जाना चाहता है, रूस जाने नहीं देना चाहता है, अमेरिकी और उसके जात भाई पश्चिमी यूरोपीय संघ के लोग यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो इस नाते द्वंद्व की स्थितियां पैदा हो। कीव जाना चाहता है पश्चिम की ओर, रूस चाहता है कि कीव मॉस्को से मिले। द्वंद्व का यह सबसे बड़ा कारण है। इसी नाते तलवारें खींची हुई हैं। रूस कहता है कि इससे हमारी प्रभुसत्ता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। अमेरिकी लोग इसको तटस्थ भूमि के रूप में इस्तेमाल करके, नाटो संघ के देश इस्तेमाल करके हमारी प्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस नाते हम यूक्रेन को नाटो की ओर नहीं जाने देंगे। अगर यूक्रेन नाटो की ओर जाएगा तो हम यूक्रेन पर हमला करेंगे। वहीं पर अमेरिका कहता है कि सैद्धांतिक पक्ष है, ये एक समझौते से जुड़ा हुआ मसला है, यानी कि मिन्स्क से जुड़ा हुआ समझौता है, जहां पर यूक्रेन को यह आज़ादी मिली को चाहे तो नाटो की ओर चला जाए। तो दीज आर द थिंग्स। अब आज तो युद्ध हो रहा है, स्थितियाँ आपके सामने हैं। यद्यपि 2-3 दिन पहले आपके जेलेंस्की ने कहा भी हम नाटो में नहीं जाएंगे, हमला की कोई पृष्ठभूमि तैयार हो, हमला रोकने की कोई पृष्ठभूमि तैयार हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमला जारी है और किसी निश्चित मंतव्य तक अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। तो बातें ले दे करके यूक्रेन के नाटो की ओर जाने की है। अपनी दृष्टि में गढ़ी गई रूस की संप्रभुता की है और अमेरिका की चालाकी की है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज़ पाएंगे, यूक्रेन आज ऐसे दोराहे पर है, ऐसे मजबूर और मजलूम देश के रूप में है जिसका कोई पुरसा हल नहीं। विस्तारवाद की बातें दोनों तरफ से हैं। अमेरिका की नीति तो शुरू से विस्तारवादी रही है। अगर रूस का यूक्रेन पर कब्जा करना विस्तारवाद की नीति के तहत आता है तो नाटो का विस्तार भी किस विस्तारवादी नीति के तहत नहीं आता है। एक बात, इसी धरातल पे आके संदर्भ आपको समझने पड़ेंगे और हम पहले भी बता चुके हैं, पुतिन अपनी इस बात को छुपाते नहीं हैं कि सोवियत संघ का विखंडन बीती सदी की सबसे आपदाग्रस्त घटना थी, उससे हम उबरना चाहते हैं। हम विश्व बिरादरी में अपनी वो अहमियत, वो हैसियत लाना चाहते हैं। हम अपनी खोई हुई प्रभुता, हम खोई हुई छवि को वापस पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे अलग हुए देश हमारी छतरी के नीचे एक बार फिर आएँ, से सोवियत महान के रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो। अब आगे जो चर्चाएं हम करेंगे
वो रूस के रुख की बात करेंगे। अमेरिका, नाटो और पश्चिमी जात भाइयों की बात करेंगे। यूक्रेन के फंसने फंसाने वर्तमान स्थितियों की बात करेंगे, साथ साथ भारतीय संदर्भों की। तो अब चर्चा का विषय होगा रूस के रुख का वर्तमान में। आगे हम इन्हीं संदर्भों में यदि रूसी पक्ष को समझें तो रूस कहता है कि सैनिकों का प्रशिक्षण, सैनिकों के साजो सामान जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रहा है वो हमारे लिए खतरा है। यूक्रेन में जो नाटो का मिसाइल सिस्टम तैनात हुआ वो भी हमारे लिए खतरा है। इस नाते हम चाहेंगे कि पश्चिमी देश यूक्रेन को समर्थन देना बंद करें, और अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को समर्थन देना बंद नहीं करते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि हम यूक्रेन के साथ कड़ा रुख अपनाएं, जो अपनाया भी जा चुका, जो आज तो युद्ध में तब्दील हो चुका है। तो यह रूस का कहना है कि नाटो से दूरी ही यूक्रेन की सुरक्षा का सबसे बड़ा संबल है। हालांकि शुरू में रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण की सारी आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि हमारा यूक्रेन पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है, बस हमें इन चीज़ों की गारंटी मिल जाए कि यूक्रेन नाटो की ओर नहीं जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो की ओर जाता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हर संभावित प्रयास करेंगे। अंततः रूस की कोशिश है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे। इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से इस प्रकार दूर रहे कि भविष्य में हमारे सामने आंख उठाने की जरूरत न कर सके, या अपनी भूमि का इस्तेमाल रूस के विरोध में न कर सके, या यूक्रेन को हम एक साझा भूमि के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह रूस के अपने विचार हैं और वह यह आश्वासन पाकर ही यूक्रेन के साथ सहज रुख अख्तियार कर सकता है, और साथ साथ पूर्वी सीमा पे अलगाववाद को समर्थन दे करके वह अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय संघ के देशों को इस दबाव में भी लाना चाहता कि हमारे ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वे आर्थिक प्रतिबंध भी हटें। अलग बात है कि 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया था, जिससे यूक्रेन को नाटो में मिलने का रास्ता खुल गया था, और 2008 में यूक्रेन ने नाटो में सम्मिलित होने के मन भी या इच्छा भी जताई थी। तो अब तो युद्ध हो रहा है। युद्ध के पहले की बात या तमाम प्रतिबंधों की थोड़ा चर्चा कर लें तो जानकार कहते हैं या समीक्षक जानना चाहते हैं कि इन प्रतिबंधों का जो मुख्यतः आर्थिक तौर पर रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत स्पष्ट होले कि जानकार कहते हैं कि आज रूस के पास इतना विदेशी पूंजी भंडार है, लहलाती हुई खेती है, उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, $3.5 बिलियन का मुद्रा भंडार है। तो कुल मिला जुला करके आज रूस बोरिस येल्त्सिन के 1998 वाला रूस नहीं, आज रूस एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है, और वह किसी प्रतिबंध के कारण यूक्रेन के बारे में अपना विचार टालेगा नहीं। तो इन बातों को थोड़ा सा अगर आगे हम और इम्यूज करें, आनंद लें, मनोरंजन करें, सीखें, समझें तो जानें। तो फिलहाल इन प्रतिबंधों का रूस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के रूस बेफिक्र दिख रहा है या चिंतित नहीं है। और बेफिक्री की कुछ वजहें हैं। यूक्रेन संकट बढ़ने के साथ साथ रूस पर अमेरिका व यूरोपीय देशों ने हर तरफ से प्रतिबंध की बरसात कर दी है, लेकिन रूस की बेफिक्री कायम है। स्वीडन में रूस के राजदूत विक्टर
तातारी सुतेव तातारिंसु सुतेव ने बीते सप्ताह एक साक्षात्कार में रूस की बेफिक्री जाहिर की थी और कहा था कि इन प्रतिबंधों का रूस तनिक भी प्रभाव नहीं करता, तनिक भी प्रवाह नहीं करता। रूस पहले से भी ऐसे प्रतिबंधों को झेलता रहा है और वो ऐसे प्रतिबंध झेलने का आदी हो चुका है। और ख़ास बात है कि अब उन प्रतिबंधों को अवसर के रूप में रूस ने इस्तेमाल कर लिया है। रूस यह भी कहता है प्रतिबंधों के इन्हीं आलोक में हमारी कृषि अर्थव्यवस्था काफ़ी आगे चली गई। अगर हम प्रतिबंधों की थोड़ा सा तथ्यात्मक चर्चा करें तो 2014 से ही प्रतिबंध जारी है रूस पर। ध्यान रहे तब ओबामा राष्ट्रपति थे और यही बिडेन जी जो वर्तमान में राष्ट्रपति उसमें उपराष्ट्रपति थे। तो क्रीमिया आक्रमण के बाद यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, लेकिन प्रतिबंधों का रूस आदी भी हो गया। रूस के प्रमुख वित्तीय व व्यापारिक संस्थानों पर रोक लगाई गई। साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा प्रतिबंध, कर्ज लेने पर रोक और तकनीकी हस्तांतरण जैसे विषय पर भी प्रतिबंध लगाए गए या रूस के खिलाफ लगाए गए। आगे इन सब के बावजूद बीते 8 साल में रूस की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ी है, लगातार आगे बढ़ रही, व्यापार में प्रगति हो रही। स्पष्ट हो रहा है कि इस बार प्रतिबंधों से रूस विचलित नहीं, पुतिन विचलित नहीं है। पुतिन ने बीते 8 वर्षों में रूस की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर, सारी अभी हम 3.5 बोल गए तो 1.5 है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है। रूस की तास समाचार एजेंसी के अनुसार पुतिन ने बीते शुक्रवार को कहा था कि पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोई आंच आने वाली नहीं है, बल्कि हमारी कृषि उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था को कृषि आधार देगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इन प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने आप को मजबूत बनाए रखेंगे। इस सब के पीछे कई कारण हैं। रूस विदेशी मुद्रा भंडार से निश्चिंत है। रूस अगर अमेरिका की धमकियों के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखे है तो इसके पीछे उसकी समृद्ध होती आर्थिक शक्ति है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को न्यूनतम विदेशी प्रभाव की दिशा में अग्रसर कर लिया है और रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार जनवरी माह तक देश के पास 630 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था। इस नाते रूस को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद रूस विदेशी मुद्रा का प्रयोग अपनी मुद्रा रूबल की कीमत में बढ़ोतरी के लिए कर सकता है। इस प्रकार यहाँ भी रूस फायदे में रहेगा। 2017 में रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग प्रतिवर्ष 50% की वृद्धि हुई है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार सकल घरेलू उत्पाद का करीब 1/3 है। और एक बात और, अब 1998 नहीं, जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाता है 1962 नहीं है। येल्त्सिन के दिन से पुतिन के समय तक आमू दरिया, सिर दरिया, अरल सागर, कैस्पियन सागर, वो वेनेजुएला में काफ़ी पानी बह चुका है। रूस काफ़ी आगे जा चुका है। रूस को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। कोलंबिया के यूरोपियन संस्थान के निदेशक एडम टूच कहते हैं कि विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के कारण रूस प्रतिबंध को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रतिबंध के कुछ क्षेत्र और रूस के ऊपर हो सकते हैं, वहाँ से भी थोड़ी ही समस्याएं आएंगी, जैसे चिप उद्योग पर रोक। तो चिप उद्योग के प्रतिबंध के कारण रूस को थोड़ी तकनीकी समस्या झेलनी पड़ सकती है, लेकिन
वो चीन इत्यादि से मिल करके छिप उद्योग की समस्या से भी यानी कि तकनीकी समस्या से निजात पा लेगा। जहां तक बैंक और वित्तीय फर्म की बात है कि एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि रूस के बड़े बैंकों एसबर बैंक और बीटीबी बैंक पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध अगर लगा तो यह रूस नहीं, रूस के बाहर के देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, रूस अकेले प्रभावित नहीं होगा। हाँ, एक बड़ा प्रतिबंध यदि स्विफ्ट से लेन देन पर रोक लगा तो रूस थोड़ा प्रभावित कर सकता है। सबसे कड़े प्रतिबंध के रूप में रूस के वित्तीय तंत्र को स्विफ्ट से अलग रखना होगा। स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन से संबंधित है और 200 अधिक देशों के 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थान इससे जुड़े हैं। अगर स्विफ्ट से रूस को बाहर किया गया तो रूस को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ध्यान रहे 2012 में स्विफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो ईरान के बैंकों पे लगाया तो ईंधन आयात से रूस के ईरान के आयात में लगभग 50% की कमी हो गई, यानी कि राजस्व में 50% की कमी आई। चूँकि ईरान प्रभावित रहा स्विफ्ट बैंकों से अलग होने के कारण, तो रूस भी यहाँ थोड़ा प्रभावित हो सकता है। ऊर्जा निर्यात से असर तो संभव है, किंतु मध्य एशिया के पेट्रो समृद्ध देशों की तरह रूस के पास भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के साथ अन्य संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। वह ऊर्जा उत्पादों का भारी निर्यात करता है और ऊर्जा ईंधन क्षेत्र रूस की जीडीपी में 25% का योगदान करता है और यह बजट का कुल 30% हिस्सा है। हालांकि ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति पर रोक लगाना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी देश भी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति रूस से करते हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों की प्राकृतिक गैस की जरूरत का आधा और ईंधन का चौथाई हिस्सा रूस से ही आता है। प्रतिबंध लगाओगे तो जाओगे कहाँ? यहाँ पे चीन के भी कुछ संदर्भ जोड़ते हैं। यूक्रेन संकट में चीन को पूरा विश्व उत्सुकता से देख रहा है कि वह किधर जाएगा, लेकिन उसके रुख बहुत कुछ रूसी ही हैं, रूस की तरफ ही हैं, क्योंकि अमेरिका से उसकी पटरी नहीं बैठ रही, भारत उसका दुश्मन है ही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लंबे समय से पुतिन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अभी बीजिंग शीत ओलंपिक खेल के दौरान एक 30 वर्षीय करार के दौरान चीन साइबेरिया से गुजरने वाली पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस खरीदेगा, यानी कि रूस के ईंधन के निर्यात या बिक्री में कोई कमी नहीं आने पाएगी। तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका रोक होने पर चीन अपनी कंपनियों के माध्यम से रूस की तकनीकी मदद कर सकेगा, यानी कि चीन एक सहयोगी के रूप में, एक छुपे रुस्तम के रूप में रूस के साथ लगा हुआ है। एक बात और, अमेरिकी प्रतिबंध की स्थिति में रूस के बड़े बैंकों के साथ अधिक लेन देन चीन करेगा, भले प्रत्यक्ष रूप से न करे या प्रत्यक्ष रूप से ही करे। इस नाते बैंकिंग प्रतिबंध का भी रूस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन आई टू से फाइनली कि आज रूस काफ़ी मजबूत आर्थिक स्थिति में है, पुतिन का सफल नेतृत्व है, तकनीक सक्षम है ही, सैन्य दृष्टि से प्रभु है ही, कृषि से भी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, तो रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंधों का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन प्रतिबंधों का फर्क वैश्विक पड़े यह ज़्यादा संभव है। अब जहाँ तक यूक्रेन को लेके जो लफड़े की बात है या यूक्रेन के सामरिक महत्व की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है, जो एक तटस्थ जोन के रूप में रूस के हितों की रक्षा करता है। अगर आपको याद हो तो विश्व युद्ध के दौरान रूस ने अपनी सीमा की रक्षा यूक्रेन से ही की थी। अगर आज यही यूक्रेन नाटो के पाले में चला जाए तो पश्चिमी देशों से जो दूरी आज 1640 किलोमीटर की है वो 640 किलोमीटर की रह जाएगी। यानी कि यूक्रेन में अगर
पश्चिमी यूरोपीय संघ के देश, नाटो की सेना और अमेरिका आ जाता है तो मॉस्को आक्रमण की काफ़ी जद में आ जाएगा। इस नाते यूक्रेन को लेकर रूस चिंतित है। एक बात और है कि यूक्रेन के नाटो में जाने का 100 साल पुराना भी एक कारण है। 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी तो रूस का पराभव हुआ, विप्लव विघटन हुआ, तो उसी समय यूक्रेन एक नया राज्य बन गया था। अब यूक्रेन नया राज्य है, स्वतंत्र है। अब वो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है 1917 से। तो स्वतंत्र राष्ट्र के नाते यूक्रेन आज चाहता है कि नाटो के साथ हम रहें या न रहें, यह विकल्प हमारा होना चाहिए। कथित मुद्दों के आधार पर यूक्रेन के यह पक्ष धनात्मक प्रतीत होते हैं। आज की डेट में यूक्रेन फैसले का अधिकार चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि अगर हम नाटो से जुड़ रहे हैं तो रूस को क्या दिक्कत होनी चाहिए। नाटो से जुड़ना हमारा अंदरूनी मामला है। अमेरिका की ओर झुकना हमारा अंदरूनी मामला है। रूस का यहाँ पे हस्तक्षेप अवैधानिक है। कतिपय और किंचित आधारों पर इसे सही भी ठहराया जा सकता है। आगे बढ़ करके यूक्रेन यह भी कहता है कि हमारे आंतरिक मामलों में रूस हस्तक्षेप करके राजनीति का स्थिरता ला रहा। हमारे यहाँ अतिवादी, आतंकवादी या अलगाववादी आंदोलनों को रूस सह दे रहा है। इससे हमारे यहाँ राजनीति का स्थिरता उत्पन्न हो गई है। रूस यहाँ पे तख्ता पलट चाहता है। इन सब मुद्दों पे हमारा अपना व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। रूस को हमारे अंदरूनी मुद्दों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिगड़ते हुए हालात के बीच कुछ अन्य मुद्दों पर भी गौर करना जरूरी है। जैसे कजाकिस्तान में इस समय द्वंद्व है। कजाकिस्तान में पिछले आपातकाल तक लगाया गया नियंत्रण के लिए रूसी सेना लगाई गई। तो रूस के दिमाग में एक बात यह भी चल रही है कि अगर पड़ोसी कजाकिस्तान में हिंसक स्थिति रही, इधर यूक्रेन में हिंसक स्थिति रही, तो दो सीमाओं पर अगर हम पश्चिम से भी हलाकान हैं, दक्षिण से भी हलाकान हैं, तो ये स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं होगी। तो कजाकिस्तान का संकट भी रूस को अपने आप को मजबूत बनाने की ओर प्रेरित कर रहा है। इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी नया विवाद बन के सामने आई है। पहले आप स्पष्ट हो लें कि रूस से ईंधन जो पश्चिमी देशों को पहुंच रहे थे, वह पाइपलाइन पहले यूक्रेन से होकर गुजरती थी। तो यूक्रेन से होकर गुजरने के कारण यूक्रेन के पास एक विकल्प था कि आपदाग्रस्त स्थिति में इस पाइपलाइन को ड्रॉप करके हम रूस पे दबाव ला सकते हैं। अब जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन जो रूस और जर्मनी को जोड़ेगी, वो रूस से होकर नहीं जा रही है। तो यह पाइपलाइन नए तरीके से बनना, रूस से होकर न गुजरना, यूक्रेन से होकर न गुजरना, यूक्रेन को यह समझने की मजबूर कर रहा है कि इस पाइपलाइन के नाते रूस थोड़ा सा दबाव में रहा तो दबाव भी खत्म हो जाए। सीधी लाइन होगी, रूस और जर्मनी के बीच ईंधन का अबाध आदान प्रदान होगा। तो एक जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, एक हमारे पास जो सुरक्षा की प्रणाली थी, हमारे से होके गुजरने वाली पाइपलाइन, वो विकल्प भी हम खो देंगे। इस नाते भी हम घाटे में रहेंगे। तो कजाकिस्तान का संकट, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का रूस से जर्मनी का जोड़ना भी एक अहम मुद्दा है विवादों को गति देने के लिए। दीगर बात है कि अब तो लड़ाई चल रही है और लड़ाई के ही परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन इस खींचतान के बीच शीत युद्ध जैसी जो स्थिति है, क्योंकि अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन रूस का समर्थन तो कर ही रहा।
बड़ी बड़ी ताकतें यूक्रेन की हालात को लेकर इस तरीके से उलझी हुई हैं, सोच ही नहीं पा रही क्या करें क्या न करें। और वहीं पर यूक्रेन वासियों की आवाज़ पूरी तरीके से किनारे कर दी गई है। यूक्रेन वासी पिटे हुए मोहरे की तरीके से दिखाई पड़ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि जेलेंस्की कौन सा स्टेटमेंट दें, कौन सा बोल वचन करें। कभी वो कहते हैं कि हम नाटो की ओर नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, कभी वो पश्चिमी देशवासियों को धन्यवाद देते हैं, कभी भारत से मदद मांगते हैं। तो ये स्थितियाँ वर्तमान में यूक्रेन की हैं। बहरहाल कहा कुछ भी जाए, एक चीज़ स्पष्ट हो लें, अगर यूक्रेन जंग के मैदान के रूप में कुछ दिन इसी तरीके से और गुजरा तो रूस का क्या, यूक्रेन का क्या होगा, इस पर तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पश्चिमी देशों का आधारभूत और सैन्य ढांचा पूरी तरीके से बदल जाएगा, यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और बदली वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इस पर बड़े बड़े तजुर्बेकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार भी अपना कोई व्यू देने में भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो अगला विश्व कैसा होगा, यह थोड़ा सा अलग से समझने जानने की ज़रूरत है। अब हम नाटो और उनके जात भाइयों की चर्चा करेंगे, फिर भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और आसन्न स्थिति की। जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है तो हम पहले बता चुके हैं, अमेरिकी नीति वैदेशिक मामलों में फटे में टांग अड़ाने की रही है। एक चीज़ जरा बताएं, अगर रूस अपनी विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति या अपने अतीत की बहाली के मद्देनज़र यूक्रेन को अपने संरक्षण में, अपने आधिपत्य में लेना चाहता है, तो नाटो में मिला करके अमेरिका क्या सिद्ध करना चाहता? तो बातें जानी समझी हैं, तमाम निहितार्थ और दर्शन रखती हैं, उसकी क्या चर्चा करनी। फिलहाल अब तो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के पूर्व अमेरिका ने बड़ा माहौल बनाया कि युद्ध होगा, 50,000 यूक्रेनी नागरिक, 25,000 सैनिक यूक्रेनी मारे जाएंगे, मारे भी जा रहे हैं न्यूनाधिक। अलग बात है कि रूस ने इसको उन्माद फैलाने वाले बढ़ाया, कहा कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि हम यूक्रेन पर आक्रमण करें, यद्यपि वो कर चुका है। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बड़ा भाव ताव दिखाया कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, देश अपना है, हमारे नागरिक हमारे साथ हैं, हम मजबूत हैं, हमसे रूस को डरना चाहिए, न कि रूस को हमसे डरना चाहिए। ऐसे तमाम बातें हुई। किंतु आज का जो वर्तमान कर रहा है, चूँकि अमेरिकी इतिहास है, वो किसी का साथ नहीं देता सिवाय अपने फ़ायदे के, किसी भी देश का मसला हो। तो इन मसलों के दृष्टिगत आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो यहाँ पे टांग अड़ाने की भूमिका में हैं। हम रूस को एकदम जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं, किंतु प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा और संरक्षा का अधिकार तो है ही। रूस अगर इस भय में है कि यूक्रेन को तटस्थ भूमि के रूप में इस्तेमाल करके या नाटो का सदस्य बना करके हमारी सुरक्षा संरक्षा को आघात पहुंच सकता है, तो थोड़ा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। लेकिन अगर हम अमेरिकी पक्ष को मान लें कि रूस की जो भय है उसे हम खारिज करते हैं, ऐसा कोई भय नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो वहाँ तो युद्ध हो रहा है, क्यों नहीं अमेरिका देता सीधे सीधे यूक्रेन का साथ? क्यों यूक्रेन को पिटे हुए मोहरे के रूप में खड़ा कर दिया है? क्यों यूक्रेन का आज पुरसहाल नहीं है कोई? क्यों आपको डेली डेली जेलेंस्की को अपना विचार बदलना पड़ रहा है? तो ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जिनको हमें देखना है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसे हम संकट के वर्तमान तथा भारतीय प्रभाविता, यानी कि भारत कैसे प्रभावित हो रहा, भारत क्या करे, और इसके बाद हम यह भी चर्चा करेंगे वैश्विक प्रतिक्रियाएं और व्यक्ति के रूप में हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए। ये अगले वीडियो में होगा, यूक्रेन संकट भाग 3 में। आगे हम प्री मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन कराएंगे भाग 4 में। अभी इस वीडियो में इतना ही। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं यूक्रेन संकट भाग 3 के साथ। धन्यवाद।